दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत ने जो लेसन दिया है, शायद वो जीवन भर इसे याद रखेंगे। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि यदि आप हमारे सेंसिटिविटीज को कहीं से भी ठेस पहुंचाते हैं, यदि आप सर्टेन रेड लाइंस को पार करते हैं, तो आप हमसे मदद की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। इन रेड लाइन को पार करने के कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, वो भारत को कई रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमें कृपया करके भारत का न्योता दें। और यहां पर इन सब के बाद भी उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। यहां पे नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर वो भी अभी भारत आई और भारत आके उन्होंने बहुत प्रयास किया कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए, मिनिस्टर ना सही तो किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हो जाए। कुछ भी नहीं हुआ है। भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं केपी शर्मा ओली जो कि चाइना गए थे, हालांकि यहां पे वो आना भारत चाहते थे लेकिन भारत ने उनको इनविटेशन नहीं दिया था। उसके बाद वो फर्स्ट बाइलैटरल विजिट में चाइना गए थे। हालांकि उससे पहले यूएन के लिए यूएसबीओ जा चुके थे, लेकिन बाइलैटरल विजिट यूजुअली जो भारत में होना था वो भारत में नहीं हुआ, तो भारत को मैसेज देने के लिए वो चाइना चले गए, देखो मैं चाइना जा रहा हूं। लेकिन इन सब के बाद भी कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। पर दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि केपी शर्मा ओली आदत से शायद लाचार हैं। अब वो भारत को वापस से एक तरीके से और एक मैसेज देने के लिए, अगर आप देखें तो पाकिस्तान बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कुछ न्यूज आने शुरू हुए हैं, ये सोशल मीडिया में भी आ रहा है और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसे कवर कर रही है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बात तो तय है, नेपाल काफी समय से केपी शर्मा ओली के लीडरशिप में प्रयास कर रहा है कि भारत के खिलाफ गैंग अप किया जाए, जिसमें एक तरफ ओली है, दूसरी तरफ यूनुस है और तीसरी तरफ पाकिस्तान है, और ये सार्क वो प्लेटफॉर्म बने। तो क्या हो रहा है, क्या है ये पूरी कहानी, और साथ ही साथ ओली को क्या मैसेज गया है, आइए जरा आज के वीडियो में जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। इस साल का आखिरी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आपके लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों 2024 का ये लास्ट यूसीएससी होने वाला है, तो मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं क्योंकि 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके सिवा लैपटॉप, स्मार्टफोन, गिफ्ट वाउचर्स सब कुछ आपके लिए हम लेकर के आए। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो तैयारी जोर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तारीख याद रखना है आपको, 29 दिसंबर सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे, आपको जो टाइम कन्वीनियंट हो आप जुड़ें और जाके जल्दी से रजिस्टर कर लें और इस तारीख को इस समय पे आए और आके इस यूसीएससी का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड कमेंट में जो पहला लिंक है, जल्दी से उसके द्वारा जाएं, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। तो हुआ क्या है, केपी शर्मा ओली जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, इससे पहले भी भारत आ चुके हैं और पीएम मोदी भी इन्हीं के लीडरशिप में नेपाल भी गए थे। लेकिन दोस्तों केपी शर्मा ओली के साथ बार बार डील करके भारत एक बात को अच्छे से सीख चुका है, केपी शर्मा ओली बड़े ही चतुर व्यक्ति हैं और इनको डील करने का तरीका भारत ने अब कुछ अलग किया है। दरअसल दोस्तों नेपाल के इस वक्त पीएम है ओली, ये बार बार भारत आने के लिए करीबन अब तक कई बार भारत को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि कृपया करके मुझे भारत का न्योता दें। ट्रेडिशनली होता क्या है, नेपाल के प्रधानमंत्री जैसे ही आसीन होते हैं अपने गद्दी पर, उसके बाद जो पहला बाइलैटरल विजिट वो करते हैं वो हमेशा से भारत ही रहा है। ओली भी यही चाहते थे। इस बार आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हेडलाइंस बना, ओली भारत नहीं आए, चाइना गए। इस बार ओली वही चाहते थे कि वो भारत ही आए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी कि भारत ने कहा कोई जरूरत नहीं है आने की। क्या हुआ था आपको बताऊंगा। तो यहां पे दोस्तों ओली ने अगस्त सितंबर में इस प्रकार का रिक्वेस्ट पहली बार किया था और उनके ऑफिस से भी रिक्वेस्ट आया था और उनके फॉरेन मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री से भी सेम रिक्वेस्ट आया था नई दिल्ली को कि कृपया करके नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को इनविटेशन भेजा जाए। यहां पे दोस्तों जानना होगा न्यू दिल्ली ने लेकिन इंटरेस्ट शो नहीं किया, कुछ कारण था, और उसके बाद ओली ने चाइना जाने का फैसला लिया, बीजिंग जाने का फैसला लिया, एक मैसेज देने के लिए, देखो तुम नहीं बुलाओगे तो हम चाइना चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे वो सारे विद्यार्थी जो नेपाल से हमें देखते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, देखिए नेपाल के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, भाईचारा का संबंध रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गड़बड़ हो रही है केपी शर्मा ओली के दौर में हो रही है, तो यहाँ पे कृपया करके नेपाल के वो सारे दर्शक इसको पर्सनली ना लें, केपी शर्मा ओली के ही संदर्भ में ये सारा वीडियो को देखें और इसको समझें। तो ओली का जो चाइना विजिट हुआ दोस्तों वो एक डिजास्टर हुआ। ऑलरेडी मैंने कवर किया है एक वीडियो में, आपने देखा भी होगा कि कैसे ओली चाइना गए, इनको सिखा के भेजा गया था कि कुछ भी करना बीआरआई के लिए कोई लोन वोन पे साइन करके मत आना। चाइना ने इनको ऐसी टोपी पहनाई, कहा कि एड है, बताया ही नहीं एड में भी लोन हो सकता है, और उसके नाम पे फाइनेंसिंग मॉडल ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बीआरआई का साइन करवा के आए हैं कि इनकी किरकिरी हो रही है। उसके बाद से नेपाल ने, अगर आप देखें तो ओली के ही लीडरशिप में दूसरा प्रयास किया
कि वापस से चाइना आने के बाद वापस भारत आ जाएं। और इसके लिए नेपाल की जो फॉरेन मिनिस्टर है, यहाँ पे आप देखें आरजू राणा द्योबा, इनको आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी बात हो रही है। अब दोस्तों ये जो है ये दिल्ली आई, दरअसल यूरोप गई थी किसी दौरे पर और वहां से वापसी दिल्ली होके ही होना होगा। तो दिल्ली उतरी और उसके बाद बोली कि प्लान्ड कुछ नहीं था, मतलब वैसे ऑन पेपर अनऑफिशियल विजिट हो गया। बोला कि चलिए अब दिल्ली उतर रहे हैं तो यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी करवा लेते हैं। तो ये हेल्थ चेकअप के बहाने दिल्ली रुक गई। अब हेल्थ चेकअप वगैरह करवाना शुरू किया। उसके बाद बोली कि क्यों ना जयशंकर साहब से मुलाकात कर लेते हैं। तो इनको काफी इन्होंने प्रयास किया कि जयशंकर साहब अपॉइंटमेंट दे दें। डॉक्टर जयशंकर बोल दिए कि भाई ऐसे अनप्लान्ड विजिट करोगे तो हम तैयार थोड़े ही बैठे हैं, वी आर बिजी, हमारे पास समय नहीं है। तो इनके ऑफिस ने कहा कि अच्छा जयशंकर जी नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, कोई दूसरे सीनियर मिनिस्टर से मिलवा दीजिए। वो कहे वो भी बिजी हैं। फिर वो बोले अच्छा चलिए ब्यूरोक्रेट से ही मिलवा दीजिए, कोई फॉरेन सेक्रेटरी हो गए, कोई हो गए, उनसे आप मिलवा दीजिए। कहा गया सब कोई बिजी हैं। नतीजन इनको भी वापस जाना पड़ा है खाली हाथ। दोस्तों ये सरप्राइजिंग था क्योंकि ये जो है ये नेपाल कांग्रेस से हैं। अब नेपाल कांग्रेस भारत से काफी करीबी संबंध रखता है। अब चाहे भारत में बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, बाई पार्टीजन संबंध रहा है नेपाल कांग्रेस का, भारत से अच्छा रहा है और ये नेपाल कांग्रेस से आती हैं। तो ये इनके लिए कहीं ना कहीं ओली साहब का ये आखिरी तरीका था कि चलिए इनको तो निराश नहीं करेंगे, तो इनको भेजा गया था। लेकिन किसी से मुलाकात नहीं हुई। दरअसल इनको भी याद दिला दिया गया आप नेपाल कांग्रेस से भले होंगी, इस वक्त आप इसी व्यक्ति जो कि केपी शर्मा ओली हैं, इन्हीं के साथ हाथ मिला के इन्हीं की सरकार चलवा रही हैं, कोएलिशन पार्टनर है, तो आप हमसे कुछ अलग उम्मीद ना करें। तो यही मैसेज इनको भी दिया गया है। अब दोस्तों यहां पे जानना क्या है कि इंडिया आखिरकार इतना नाराज क्यों है, हुआ क्या, ओली आना चाहते थे, भारत ने क्यों मना किया। देखिए दोस्तों इंडिया बड़ा उत्सुक था। जैसे ही ओली वापस आए तो चौथी बार गद्दी पे आसीन हुए हैं, जैसा मुझे याद आ रहा है, तो चौथी बार हुए तो इंडिया ने कहा चलिए इससे पहले भी आप आए हैं, चौथी बार भी इनको बुलाया जाएगा, आ जाइएगा भारत। हम तैयारी के साथ बैठे थे। लेकिन ओली ने थोड़ा सा भारत को है ना वो दिखाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने भारत को कहा कि मैं भारत तभी आऊंगा जब मेरे कुछ कंडीशंस हैं, इनकी पूर्ति होगी। भारत ने कहा अच्छा क्या कंडीशन है जरा बताइए। तो पहला कंडीशन उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ बैठेंगे और इस डिस्प्यूट पर काम करेंगे। कौन सा डिस्प्यूट? तो लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख, ये जो डिस्प्यूट सो कॉल्ड इन्होंने कहा, इस पर बैठ के आप हमें ये कमिट करेंगे दोनों पार्टी मिलके, जब मैं आपके से मिलने आऊंगा, कि हाँ इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है इस डिस्प्यूट पे। आपको याद होगा ना दोस्तों, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख ये ऐसी टेरिटरी है जो नेपाल ने अचानक से कह दिया हमारा है। आज तक ये हमेशा से भारतीय कंट्रोल में रहा है, भारत का रहा है, और अचानक से एक दिन, कब की बात है, 2020 की बात है, नेपाल ने अचानक से कहा, अपना पॉलिटिकल मैप बदल दिया और इन लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा को अपना टेरिटरी डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया। और अब तो अपने 100 रुपए के नोट में भी यही टेरिटरी दिखाने वाला है। अब जैसे ही ओली साहब का यह कहना था कि इंडिया अनाउंस करेगा कि प्रोसेस होगा जिसके द्वारा ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा, भारत ने कहा ना, बिल्कुल ना। भारत ने कहा कि ये जो टेरिटरी जिसकी आप बात कर रहे हैं ये भारत क्या है और इसमें कोई डिस्प्यूट रहा ही नहीं है, तो ये कभी नेपाल का था ही नहीं। तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कैसे हम एक मीटिंग कर लेंगे, कोई बॉडी बना देंगे जब कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है तुम कोई भी टेरिटरी भारत का बोल दो और कहो कि अब डिस्प्यूटेड है, अब हम इसको मिलकर सॉल्व करेंगे। भारत ने कहा ये सब कुछ नहीं होगा, भारत आने की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों ये एक रेड लाइन था भारत का जो ओली ने पार किया। दरअसल इन्होंने ही ये जो पूरा का पूरा मामला है 2020 में भी उठा था, तो इसके पीछे यही ओली थे। ओली ने प्रयास किया था इसको उठाने का, तब लग रहा था कारण होगा कि चलिए बहुत सारी बातें कोविड की वजह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो इन्होंने अपने लोगों को ध्यान भटकाने के लिए मैटर खोल दिया था। और इसके बाद नेपाल कांग्रेस बैकफुट में जाए, एक बार टेरिटरी का मुद्दा उठ जाता है फिर कुछ कर नहीं सकते, चाइना भी प्रसन्न हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने ये सारा मुद्दा उठाया था। लेकिन अब जब ये वापस ये मुद्दा उठाए तो भारत का क्लियर कहना था कि ये आप एक रेड लाइन पार कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ओली के ऑफिस ने कहा अच्छा माफ कर दीजिए, नहीं कोई जरूरत नहीं है, इस डिस्प्यूट वाला कोई डिस्प्यूट ही नहीं, इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, कोई लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख पर चर्चा नहीं होगी। न्यू दिल्ली ने कहा वो सब कुछ नहीं, ओली इज अनट्रस्टवर्दी, ये हमें क्लियर मैसेज मिला। इसके बाद दोस्तों और चर्चा हुई। ओली ने कहा अच्छा छोड़िए ना ये सब, खाली इतना कर दीजिए कि जो एयरपोर्ट्स हैं, जो चाइना ने जो दो नए एयरपोर्ट बना के दिए हैं, एक अगर आप देखें तो यहां पे है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये काठमांडू इसके ठीक बगल में, और यहां पे आप देखें दूसरा ये है भैरावा, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहां पे आप जो देख रहे हैं ये जो दो एयरपोर्ट हैं,
इनको इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे, यानी कोई भी प्लेन यदि इन दो एयरपोर्ट में लैंड कर रहा है तो वो इंडिया से आने वाली फ्लाइट का इस्तेमाल करे, इंडियन एयर स्पेस को यूज कर सके। इंडिया ने कहा यह सब कुछ भी नहीं होने वाला। अब दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, इस वजह से क्योंकि इंडियन एयर स्पेस अलाउड नहीं है, जिस वजह से ये जो भी एयरपोर्ट चाइना ने बना के दिए हैं खूब पैसे लेके, ये सारा का सारा एयरपोर्ट ठप पड़ा है। यहां से ना कोई फ्लाइट चल रही है, ना ही कोई यहां पे ये एयरपोर्ट जरा भी वायबल नहीं हो पाया है। इंडिया ने साफ साफ कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने कहा केपी शर्मा ओली को कि जब आप ही की सरकार में ये जब आप प्रोजेक्ट साइन कर रहे थे ना चाइना के साथ, हमने तब आपको चेतावनी दी थी कि आप हमारे बॉर्डर के पास चाइनीज फंडेड चाइनीज मैनेज्ड एयरपोर्ट रखवाने वाले हैं। ये देख लीजिए बॉर्डर से कितना दूर है। एयरपोर्ट का मतलब है वहां पे रडार्स होने वाले हैं, कंटिन्यूअसली हमारे एयर स्पेस पर आप नजर रखने वाले हैं, और उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि इन एयरपोर्ट्स को वायबल बनाने के लिए भी हम ही आपको मदद कर दें। तो ये तो होने से रहा। हमने तब भी आपको चेतावनी दी थी कि इन एयरपोर्ट्स के एक भी प्लेन को भारतीय एयर स्पेस का हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। डोमेस्टिक यूज जहां करना है कीजिए, इंटरनेशनल फ्लाइट तो भूल जाइए। हिमालय पार करके तो फ्लाइट आने नहीं वाली, क्या कीजिएगा फिर? इंडियन एयर स्पेस तो चारों तरफ से आपको मिल नहीं रहा, तो ये एयरपोर्ट जरा भी इस्तेमाल नहीं होगा। आपने जो पैसे लोन पे उठाए अब भूल जाइए। नेपाल ने इसलिए चाइना को कहा भी कि ये जो लोन है ना, इनको ग्रांट में तब्दील कर दिया जाए, यानी कि खैरात बना दिया जाए, वापस लौटाने की जरूरत ना पड़े। पर चाइना तो ऐसा करता है नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पैसा तो वो पाई पाई वसूलता है सूद सहित। खैर, ओली अब बैकफुट में। इंडिया ने ओली को कहीं ना कहीं धारणा जो हमारी थी अब वो और मजबूत हो चुकी है कि ये कंटिन्यूअसली इंडिया और चाइना दोनों कार्ड खेलना चाहता है, और इतना ही नहीं, ये टोटली अलाइंड विद बीजिंग है और चाइना के ही फेवर में काम भी करने वाले हैं। इंडिया ने यही बात काठमांडू को समझाया भी है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स जो आपने चाइना से करवाए, अगर वो नेपाल के हित में है, जैसे फ्लड कंट्रोल, जैसे पावर, तो उसमें हम आपकी सहायता कर देंगे, भले वो चाइनीज फंडेड है। लेकिन यदि आप एयर स्पेस की बात कर रहे हैं तो हमसे उम्मीद ना करें, और बॉर्डर नेगोशिएशन तो भूल ही जाइए, क्योंकि वो आपका था ही नहीं। 2020 में आप अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर, तो उसमें आप हमसे मदद बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिए, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। खैर, ओली आदत से बात है, वो दूसरा प्रोवोकेशन शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही नेपाल को अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मिलके सार्क को वापस से जीवित किया जाए, वो सार्क जो खत्म हो चुका है लगभग। दरअसल सार्क का सेक्रेटेरिएट काठमांडू में है, और इस वक्त नेपाल के आए सार्क का करंट चेयर भी है। अब दोस्तों 3 दिन पहले की बात है, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू नेपाल केपी शर्मा ओली से मिलने गए, और मिलने के बाद काफी चर्चा हुई और केपी ओली ने कहा हां, हम सार्क को वापस पुनर्जीवित करेंगे। उसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसडर वहां से निकल के बोले कि पाकिस्तान रेडी है अगले सार्क समिट को होस्ट करने के लिए, यानी अगला सार्क समिट ये प्लान कर रहे हैं तीनों मिलके कि कुछ नेपाल में करवाया जाए। और भारत सख्त खिलाफ है, वो कह रहा है, वो समझ रहा है कि इस तरीके से आप गैंगअप करना चाह रहे हैं भारत के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान भी होगा, वैसे ही आप देखें बांग्लादेश भी होगा, और केपी ओली साहब भी होंगे। और अगर आप भारत के खिलाफ इस प्रकार से गैंगअप करेंगे तो आपको वैसा ही नतीजा मिलेगा। खैर, ओली क्लियरली ढाका और इस्लामाबाद के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, और ऐसे भी न्यूज आ रहे हैं कि ओली शायद ढाका और इस्लामाबाद जाने का भी मन बना रहे हैं, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं पहले नीचा दिखाने का प्रयास किया था चाइना जाके। अब इनको लग रहा है कि भारत को गुस्सा दिलाना है तो हम इन सारे देशों में चले जाते हैं, भारत शायद उनको वापस से मनाने आएगा कि नहीं नहीं वहां मत जाओ। सवाल उठता है, चाइना से तो नेपाल कुछ ले नहीं पाया, वहां पर भी केवल ठग के ओली साहब वापस आए हैं। यहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या मिलने वाला है, क्या मिल सकता है? आपको क्या लगता है, व्हाट विल नेपाल गेन? एक बात तो मुझे मालूम है, इंडिया से फ्यूरी यानी गुस्सा भारत का वो जरूर देखेंगे। दूसरा, एक कॉमनैलिटी है, क्या पाकिस्तान क्या बांग्लादेश, दोनों के पास यही है इस वक्त। तो शायद नेपाल को भी सिखा दिया जाएगा कि कैसे इस कटोरे का इस्तेमाल करना है। इसके सिवा और कुछ दोनों के पास देने को तो इस वक्त नहीं है। आप क्या समझते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी याद रखिएगा, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है, यूएसडी कोड KC10 29 दिसंबर को आपको चुनना है, जुड़ना है। सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे आप किसी भी टाइम पे जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल रही है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, गिफ्ट वाउचर सब कुछ मिलेंगे, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। 90% तक स्कॉलरशिप है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, जरूर जुड़े, इसको हाथ से जाने ना दें। इस साल का आखिरी UCSC है ये। इसके सिवा आप देख सकते हैं शिखर, आरंभ, इग्नाइट, आगाज, कोई 2026 के लिए, कोई 2027 के लिए, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में, आपको अलग अलग बैचेस मिल रहे हैं, जरूर जुड़े। यूएसडी कोड KC10, बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस हैं, इनका फायदा उठाएं। और इसके साथ साथ UPSC मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, किसी को भी अपने हाथ से आप जाने ना दे, बिल्कुल